हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और अभी मैं अपने कामों से फ्री हो गई और अभी मैंने नहा भी लिया है, पूजा वगैरह भी मेरी हो गई और ब्रेकफास्ट वगैरह भी हो गया। और यहाँ बिटिया रानी खेल रही थी तो मैंने थोड़ा सा इनका भी रिकॉर्ड कर लिया और उसके बाद फिर मैं यहाँ अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने आज टारगेट बना लिया कि मुझे क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। यहाँ पे मैंने लिख रखी है, तो आज मैं इतनी सारी चीज़ें कंप्लीट करूँगी। और ये जो ऊपर का आप देख रहे हो ये मैंने कल कंप्लीट किया था। फ्रेंड्स, बहुत सारी ऐसी मेरी बहनें हैं या फिर बहुत सारी ऐसी हैं एस्पिरेंट जो कि तैयारी तो करना चाहती हैं, पर वो घर की ज़िम्मेदारियों या घर के कामों या फिर कुछ उनके पर्सनल रीज़न हैं। बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं ज़िंदगी में जिनकी वजह से वो अभी स्टार्ट नहीं कर पा रही हैं और उनको लगता है कि मैं स्टार्ट करूं, पर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो ही जाती है कि वो अभी जहां हैं वहीं रुकी हुई हैं। वो आगे तो बढ़ना चाहती हैं पर नहीं बढ़ पा रही हैं। तो हरिवंश राय बच्चन जी की एक बहुत ही सुंदर पंक्ति मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है कि हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई खुद से हो। मंजिल मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। तो हरिवंश राय बच्चन जी की ये पंक्ति कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। तो अगर हमारी किस्मत में ही नहीं है कि हाँ हमको कुछ मिले या फिर हम अपना भविष्य तो नहीं देख सकते हैं, तो हमको इस निराशा के साथ नहीं बैठना है कि हम नहीं कर पाएंगे या फिर हमसे नहीं होगा। या फिर आप बहुत ज़्यादा कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कोई चीज़ ऐसा होता है कि स्टार्ट तो करना चाहते हैं पर ये सोचते हैं कि हमको ये लोग कैसे जज करेंगे, हमारे आसपास के लोग हमको कैसे जज करेंगे। या फिर बहुत सारी मेरी बहनें ऐसे हैं जिनसे मेरी बात होती थी और उनकी एज जो है वो 30+40 लगभग है। और 30+40 की अगर मैं बात करूँ तो 30-40 के अंदर की हैं, मतलब जैसे 32-35 ऐसे हैं जिनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। और ऐसे ही मैं कल एक लोग से मिली थी तो वो भी मुझे ऐसे ही बता रही थी कि उनका भी पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और वो हमेशा से अपने क्लास की टॉपर रही हैं। और वो मतलब बहुत ज़्यादा उनके अच्छे मार्क्स थे वो बताती हैं, पर जब से उनकी शादी हुई वो पढ़ना चाहती थी पर उनके ससुराल वालों ने उनका सपोर्ट नहीं किया और वो नहीं पढ़ पाई। और वो सोचती हैं कि उनके बच्चे वो सारे सपने उनके पूरा करें जो वो नहीं कर पाई हैं। उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा था और पर्सनली मैं उनसे मिली थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि हम कोई भी चीज़ स्टार्ट तो करना चाहते हैं पर हम अपने इन्वायरमेंट जो हमारा है हम उस चीज़ के अकॉर्डिंग मतलब नहीं कर पाते हैं। हमको लगता है कि हमारे आसपास के जो लोग हैं वो हमको किस तरीके से जज करेंगे, कैसे क्या बोलेंगे। तो ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कि आपको सोचनी चाहिए। अगर आप सफल हो जाएंगे तो यही लोग जो आज आपको कह रहे हैं यही लोग कल आपकी कदम चूमेंगे। और अगर आप ये सोच के बैठेंगे कि हम नहीं कर पाएंगे, अगर आप अभी से ही अपने मन में ये बना लेंगे कि हम नहीं कर पाएंगे तो आप वास्तव में कुछ नहीं कर पाएंगे। पर अगर आप स्टार्ट करेंगे, आप छोटी सी शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे करते करते आप बहुत आगे निकल जाएंगे और आपको पता ही नहीं लगेगा। जब आप अपनी पीछे लाइफ देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपने पहले क्यों नहीं ऐसा सोच लिया, आपने पहले अपने लिए क्यों नहीं स्टेप लिया। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि आपसे नहीं हो पाएगा या फिर आप नहीं कर पाएंगे। आप स्टार्ट करिए, जहाँ हो आप जिस परिस्थिति में हो आप वहीं से स्टार्ट करिए। अगर आपको, मैं सच बताऊँ, मैंने हमेशा से अपने ब्लॉग में कहा है, बहुत सारे लोग हैं जिनका ऐसा कमेंट आता है कि उनके पास टाइम नहीं होता है, वो बच्चे हैं और घर का काम हो जाता है, उनकी सास सपोर्ट नहीं करती, उनकी फैमिली मेम्बर सपोर्ट नहीं करते, वो नहीं पढ़ पा रही हैं। तो अगर आपके पास आधे घंटे का तो समय मिलता होगा, पूरे दिन के बीच में 1 घंटे का समय मिलता होगा, जब भी आपको समय मिले आप अगर 2-3 घंटे का माइंड सेटअप आपने बनाया है कि मुझे पढ़ना है तो 2-3 ही घंटे पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है, तो वो चीज़ें फिर निगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो जाएगी। आप ये मत सोचिए कि अगर मैं पढूँ तो मैं 3-4 घंटे ही पढूँ। अगर आपके पास आधे घंटे 1 घंटे का समय भी मिलता है तो आप उसको अपने पढ़ाई के पीछे यूटिलाइज़ करिए। और अगर आप ऐसा करेंगे, आप सिर्फ 5 या 6 दिन लगातार करके देखिए, आप खुद ही नहीं रह पाएंगे। आपको लगेगा कि आप जिस दिन नहीं पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आज मेरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को छूटा जा रहा है, तो आपके अंदर से मोटिवेशन रहेगा कि मुझे पढ़ना है। अगर आप 5 या 6 दिन लगातार कंटिन्यू आप करिए, आपसे हो पाएगा और आगे जो है आपकी स्टडी भी अच्छे तरीके से हो पाएगी फिर। तो फ्रेंड्स, मैंने सुबह के टाइम पे जो भी स्टडी की वो आप लोगों के साथ शेयर किया। और मैंने जो है आज संविधान की जो प्रस्तावना है उसको पढ़ा था।
तो मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया उसको, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले पॉलिटी पढ़ी थी और पॉलिटी वगैरह मैंने एनसीईआरटी 6 to 8 की पढ़ी है, पर उसको रिवीजन करना है। बहुत जल्दी मैं उसको कंटिन्यू करूँगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत पहले मैंने पढ़ी थी और वो सारी चीज़ें थोड़ा माइंड से निकलने लगी हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार रिवीजन कर लिया जाए। तो अभी मैं किरण पब्लिकेशन की बुक रखी है मेरे पास, जो कि बहुत पुरानी बुक है, तो मैं वहीं से स्टडी कर रही हूँ। और अगर आप लोग चाहो, अगर आपके पास ऐसी एनसीईआरटी की बुक्स नहीं है 6 to 8 की जो आप रीड कर सको, तो अगर आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले लेते हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है और एनसीईआरटी बेस्ड सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो आप बहुत अच्छे तरीके से वहाँ से चीज़ें लर्न कर पाओगे और वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है, तो आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप कम टाइम में जो है अच्छी नॉलेज गेन कर पाओगे। तो पॉलिटी जब मैंने संविधान की प्रस्तावना पढ़ लिया था, उसके बाद मैं चली गई थी दोपहर का खाना बनाने के लिए। तो मैंने लंच वगैरह प्रिपेयर कर दिया और सब लोगों ने लंच कर लिया। तो ये सारा काम ख़त्म होते होते मुझे 2 ढाई बज जाते हैं। और जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको तो पता ही है मेरा शेड्यूल कब कैसे होता है। तो अभी ये इवनिंग का टाइम है, क्योंकि 2 ढाई बज जाता है, फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करने लगती हूँ। और दोपहर के टाइम पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा होने लगी है, तो उस टाइम पे मैं सच बताऊँ तो मेरा पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा था। तो इसलिए मैं अभी इवनिंग के टाइम पे मैंने स्टडी शुरुआत की है अपने। जो भी सुबह मैंने पढ़ा था वो तो आप लोगों के साथ शेयर किया। तो यहाँ पे मैं स्टडी भी पढ़ रही थी और ये भी गार्गी मैम की नोट्स, मतलब गार्गी मैम की वीडियोस से ही मैंने नोट्स बनाया है। तो यहाँ पे मैं मुदालियर आयोग और राधा कृष्णन आयोग जो है उसके बारे में अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ रही थी। और ये सारी चीज़ें जो है वो डीएसएसबी पीआरटी और सुपर टेट दोनों में पूछी जानी है। और टीआरई 4.0 में तो सीडीपी नहीं पूछी जाती है। आप सभी को पता है कि बीपीएससी जो है वो सीडीपी नहीं पूछता है, जबकि डीएसएसबी और सुपर टेट में सीडीपी पूछी जाती है। तो ये सारी चीज़ें मैं डीएसएसबी पीआरटी और सुपर टेट के लिए पढ़ रही हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।